Hello students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 1 Matter in our surrounding, your class ninth science NCERT book, and the topic of this chapter is a state of matter। यानी कि मैटर जो होते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे आसपास की जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब क्या होती हैं, किसी न किसी मैटर से बनी हुई होती है। वो किसी न किसी पार्टिकल से मिल के बनी हुई होती हैं, जिनको हम मैटर बोलते हैं। मैटर क्या होता है? जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं, जिसका डेफिनेट शेप साइज होता है भी। ठीक है। अब क्या कहता है कि जो स्टेट होती हैं हमारे मैटर की, कितनी स्टेट होती हैं, क्या क्या स्टेट होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर के कितने स्टेट्स हैं, यानी कि किन किन उसमें पाई जाती है भी। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, कहता है कि हमें देखा है कि हमारे चारों ओर जो मैटर होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं भाई। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, इनके डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट। कहता है कि हमारे चारों ओर जो मैटर होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तीन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन सी है? फर्स्ट हमारी सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। यानी कि मैटर की जो है कितनी स्टेट हो गई भाई? थ्री स्टेट्स हो गई। फर्स्ट क्या है? सॉलिड, सेकंड क्या है? लिक्विड एंड थर्ड क्या है? गैसियस स्टेट भी। फिर कहता है मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। कहता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे की, ये स्टेट जो होती है मैटर की, वो राइज करती हैं किसकी वजह से भाई? जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मैटर के पार्टिकल्स, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इनको अलग अलग स्टेट्स के अंदर वेरीफाई करते हैं। यानी कि मेन पॉइंट क्या है आपका, किस तरह से आप इनको तीनों स्टेट्स के अंदर ड्राइव कर सकते हो या लिख सकते हो भी, बता सकते हो कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में। क्योंकि हम उसके मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके करेक्टर को देखकर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड में है, या फिर ये फिर गैसियस स्टेट के अंदर लाई करता है। तो कहते हैं नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ दीज थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल। कहता है कि अब हम चलो आइडेंटिफाई करते हैं, चलो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। यानी कि मैटर के जितने भी स्टेट हैं, हमारी थ्री स्टेट्स हैं, तो इन तीनों स्टेट्स के जो प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या इनके प्रॉपर्टी होती हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भाई। तो फर्स्ट हमारा आता है द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। तो इसको हमने क्या भी, जो सॉलिड स्टेट है हमारा, इसको यूजुअली एक एक्टिविटी के थ्रू ही हमें समझाया गया है। तो कहता है एक्टिविटी 1.9 में कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको ये आर्टिकल्स क्या करने हैं? इकट्ठे करने हैं। जैसे एक पेन हो गया, बुक हो गया, अभी निडल हो गई, और हमारे क्या है, एक पीस ऑफ वुडन स्टिक यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया भी हमने, छड़ी ले ली। तो कहता है कि हमने पेन ले लिया भाई, बुक ले ली, सुई, निडल होती है हमारी सुई जिससे हम सीलते हैं, और हमारे लकड़ी का एक स्टिक ले ली भाई। तो कहता है स्केच द शेप ऑफ द अबोव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। कहता है कि आपको इन आर्टिकल्स की क्या बनानी है बेटा? शेप बनानी है कि किस तरह के हैं ये आर्टिकल अपनी नोटबुक के अंदर। किसके थ्रू भाई? पेंसिल के थ्रू, इनके अराउंड। यानी कि जैसे हम क्या करते हैं, हाथ को किसी चीज़ पे रख के, और फिर जैसे हाथ रख दिया हमने, और हाथ की हमने जैसे शेप बना दी, ऐसे 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 फिंगर्स हैं हमारी, ठीक है, और ये अंगूठा है। इस तरह से हाथ रख के और हाथ के चारों तरफ से हमने पेंसिल से घुमा के, जैसे हैंड की पिक्चर ड्रॉ करते हैं ना पेंसिल को मूव करके, ऐसे ही हमने जैसे हमने स्टिक के चारों तरफ भाई, वुडन के चारों तरफ हमने क्या किया भाई, पेंसिल से उसकी शेप हमने नोटबुक पे ड्रॉ कर दी। फिर कहता है डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कहता है कि क्या जब आपने ये ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर, तो इनका डेफिनेट शेप आता है, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री आती है, यानी कि एक निश्चित बाउंड्री आती है, फिक्स्ड उनका वॉल्यूम है। हाँ भाई, अगर हमने मान लिया ये हमारा क्या है, पेंसिल है, ठीक है,
तो क्या हो गया बेटा, इसकी एक फिक्स शेप हो जाती है। देखो कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल है हमारी, ठीक है, इसको हम सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। तो क्या हो गया बेटा, हमने जब पेंसिल को रख के उस पेन को रख के उसके चारों तरफ हमने क्या किया, जब हमने पेंसिल से उसकी बाउंड्री बनाई तो बाउंड्री बन जाती है और उसका डेफिनेट शेप भी आता है और उसका जो है वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होता है। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, व्हाट हैपन इफ दे आर हमर्ड पुल्ड एंड ड्रॉप्ड, कहता है कि तब क्या होता है जब हम उसको हमर्ड करते हैं, यानी कि हथौड़े से पीटते हैं, उसको पुल करते हैं, धकेलते हैं और क्या करते हैं भी, ड्रॉप्ड करते हैं। तो देखो हथौड़े से मारा तो क्या होगा, पेंसिल है जो टूट भी जाएगी भी, ठीक है, लेकिन जो है पार्टिकल्स उसके अंदर हैं वे एज इट इज़ अरेंज रहेंगे भी। नीडल है, नीडल के ऊपर कितना ही हथौड़ा मारो कुछ नहीं होगा, ठीक। तो कहता है और दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को डिफ्यूज करने में समर्थ हैं, एबल हैं भाई, नहीं, ये एक दूसरे को डिफ्यूज भी नहीं कर सकते। दे कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम, क्या आप उसको कंप्रेस करते हो, दबाते हो तो क्या वो दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा भाई, तो नहीं होएगा। पेन को कितना ही कंप्रेस करके देखो, पेन को हाथ में लेके और उस पर प्रेशर लगाओ, फोर्स लगाओ, तो क्या होगा, वो हो जाएगा भाई, कंप्रेस हो जाता है, नहीं होती ना। ऐसे ही जैसे वुड को, लकड़ी को लिया हमने, उसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस होती है, नहीं होती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, नो, क्योंकि जब उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पहले ही क्लोजली पैक्ड हैं, जो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे उनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा, तो क्या होगा, वो कंप्रेस भी नहीं होंगे भी। फिर कहता है ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सॉलिड के। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume। हमने पता किया कि भाई इन सब की जो डेफिनेट शेप भी है भाई, डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी है और फिक्स्ड इनका वॉल्यूम भी है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, जब इनको कंप्रेस करते हैं ना तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी आती है वो बहुत ही कम आती है, नेग्लिजिबल के बराबर होती है, तो इनके बीच में हम कह सकते हैं कि ये कंप्रेस्ड नहीं होते। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, कहता है कि सॉलिड की एक टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन करने की, यदि उनको बाहर से ज़्यादा फोर्स मिल जाएगी, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड कंप्रेस होने की बजाय क्या हो जाएगा बेटा, वो टूट जाएगा। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, तो जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉलिड के ऊपर, तो क्या होगा भाई, वो कंप्रेस तो नहीं होगा लेकिन टूट जाएगा। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, क्या होगा भाई, उसकी शेप को चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगने से वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। सो दे आर रिजिड, इसीलिए क्या है बेटा, सॉलिड हमारे रिजिड हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आई हैं हमारी सॉलिड की जिन्हें हमें लर्न करना होगा। फर्स्ट क्या है, सॉलिड के डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, या फिर आप इसको बाउंड्री बोल सकते हो, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। यानी कि हमने 1 किलो शुगर लिया है तो क्या होगा भाई, उसके क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं ना, उसका शेप चेंज होगा, चाहे आप उसको कटोरी में रखो, चाहे आप उसको चम्मच में रखो, जितना वेट होगा उसका वॉल्यूम होगा उतना ही रहेगा भी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि वे नेग्लिजिबल, वे कंप्रेसिबल भी नहीं है, क्योंकि उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल के बराबर है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है इसका, कि ये अपने अंदर इनकी जो शेप होती है वो मेंटेन होती है, इसलिए इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। फिर कहता है कि अगर कंप्रेस करेंगे, ज़्यादा फोर्स हमने बाहर से अप्लाई की तो क्या हो जाएगी कि वे टूट सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वे रिजिड हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, रिजिड। फर्स्ट डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सेकंड, इसको नेग्लेजिबल, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लेजिबल के बराबर होती है। थर्ड हमारा क्या होता है, रिजिड होता है। फोर्थ हमारी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा भाई, वे एक दूसरे से चिपके हुए हैं और ज़्यादा हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी तो वो टूट जाएंगे भी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं सॉलिड के अंदर, जैसे भी फर्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग, इनके बारे में देखते हैं भाई। फर्स्ट क्या कहता है, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। कहता है कि एक रबर बैंड लिया है हमने, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो क्या उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अगर हो जाती है तो ये क्या, ये एक सॉलिड है। हाँ बेटा, जब हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को, तो वो क्या हो जाती है भाई, अपनी शेप को जो है वो चेंज
कर लेती है। क्यों चेंज कर लेती है? क्योंकि जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है, लेकिन जैसे ही हम रबर बैंड को छोड़ते हैं वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है, उसी शेप में आ जाती है, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है। यानी कि जो हमारा रबर बैंड है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये स्पेशल टाइप ऑफ हमारा मटेरियल होता है, जिसकी वजह से जो कि हमने बनाया है और ये सॉलिड ही है, बट इट इज़ क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है वहन वी अप्लाइड फोर्स ऑन इट। जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जैसे इतना सा था ये रबर बैंड, जब इसके ऊपर हमने क्या किया भाई, फोर्स लगाई, ठीक है, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेच होकर कैसे शेप चेंज कर लेता है, ये अपनी ये स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन जब जैसे ही इसकी फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो ये वापस अपनी उसी शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है, ठीक है। इसका एक्सेप्शनल केस ये है। फिर सेकंड कहता है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट। आप शुगर और सॉल्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि ये भी क्या है, एक सॉलिड है। तो कहता है व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दीज टेक द शेप ऑफ जार आर दे सॉलिड। कहता है जब हम इसको जार में रखते हैं तो जार की शेप ले लेता है, यदि हम इसको बाउल में रखते हैं तो ये हमारे बाउल की शेप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी शेप तो बार बार चेंज हो रही है, तो क्या हम इसको सॉलिड बोलेंगे? देखो बेटा, हमने क्या किया है, मैक्स बाउल के अंदर ले रहे हैं या फिर जार के अंदर ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, एक मैक्सिमम अमाउंट में वो सब्सटेंस ले, वो मटेरियल ले रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें एक सिंगल, किसका भाई, एक सिंगल हमने क्या किया, एक सिंगल क्रिस्टल का अगर शेप देखेंगे हम, चाहे बाउल में से निकालो चाहे फिर जार में से निकालो, तो उसकी क्या होगी, एक स्क्वायर शेप ही रहेगी जो पहले थी। लेकिन अगर उनको इकट्ठा हमने जार में रखा है तो जार की शेप ले लेते, लेकिन एक सिंगल जो क्रिस्टल होता है हमारा, उसकी शेप कभी चेंज नहीं होती। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसकी शेप चेंज नहीं होती, तो ये भी एक सॉलिड है भी। वट अबाउट ए स्पंज। अब स्पंज के बारे में क्या कहोगे बेटा, इट इज़ ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस। जबकि यह सॉलिड माना गया है लेकिन फिर भी ये कंप्रेस हो जाता है। वाई द अबव आर सॉलिड। तो क्या हम इसको सॉलिड कहेंगे? तो हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि स्पंज जो होता है हमारा, क्या होता है भाई, स्पंज के अंदर काफ़ी एयर स्पेसेस जो बने होते हैं, यानी कि एयर के स्पेसेस होते हैं। जैसे हमने ये डायग्राम बनाया तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, एयर के जो छोटे छोटे होल बन जाते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, एयर भरी हुई होती है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो क्या होगी, वो एयर निकल जाएगी भी, वो स्पंज के अंदर से रिलीज हो जाएगी, तो स्पंज क्या हो जाएगा भाई, कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम स्पंज को छोड़ते हैं, फोर्स लगाना हमने छोड़ दिया, तो वापस क्या हो जाएगा भी, वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर से एयर जो है वो फिल हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड का जो ये स्पंज है ये हमारा सॉलिड का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये अपनी शेप चेंज नहीं करता। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाई है तब इसने क्या किया, अभी शेप को चेंज किया है, क्योंकि वो एयर जो होल्स में भरी हुई थी वो रिलीज हो जाती है, लेकिन छोड़ने के बाद आप वापस अपने उसी पोजीशन में आ जाती है। और आजकल पिल्लो भी ऐसे चले हुए हैं भी, जिसके अंदर उसको अगर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर से हवा जो है, एयर जो है वो रिलीज हो जाती है, और रिलीज होने से वो पिचक जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो उसके अंदर वापस से एयर फिल हो जाती है, और एयर फिल होने से पिल्लो का जो शेप साइज है वो पहले जैसा ही हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है अभी, ऑल द अबव आर द सॉलिड, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, क्योंकि एक रबर बैंड जो है वो अपनी शेप को चेंज करता है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड रिजाइन द सेम शेप व्हेन तो क्या कहता है बेटा, जब हम इसके ऊपर से फोर्स हटा देते हैं तो वापस ये अपनी वही पोजीशन ले लेता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड, जब कहता है कि ज़्यादा मात्रा में हम इसके ऊपर अगर फोर्स लगा देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, यानी कि एक मैक्सिमम अमाउंट तक ये, इसकी लिमिट तक ये क्या करता है, उस फोर्स को
होल्ड कर पाता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी जाए, एक्सेसिव अमाउंट में उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाइड कर दी जाए, तो वो क्या हो जाता है भाई, टूट जाता है। ठीक है, जो कि हमारा रबर बैंड है, इसके बारे में बताया गया है। सेकंड, जो हमारे शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल बताए थे हमने, उनकी जो क्रिस्टल होते हैं उनकी जो फिक्स्ड शेप होती है भी, फिक्स्ड साइज होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लेकिन क्या कहता है, वेदर वी टेक इट आवर हैंड, चाहे हम उसको हाथ में लें या फिर प्लेट में रखें या फिर जार में रखें, किसी भी चीज़ में रखें, लेकिन जो शुगर का एक सिंगल क्रिस्टल है, कि इंडिविजुअल क्रिस्टल जो है, उसका शेप साइज चेंज नहीं होता, वो फिर भी स्क्वायर के रूप में ही रहता है। ठीक है, अगर हम उसको चम्मच में रख लेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप का थोड़ी ही ना बन जाएगा, या फिर उसको हाथ में रखेंगे तो भी रेक्टेंगुलर शेप बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसका शेप जो साइज है, जो शेप है, वो स्क्वायर शेप में ही रहेगा। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल की बात चल रही है बेटा यहाँ पे, शुगर की, होल शुगर की नहीं, जो जार में फिल है उसकी नहीं कर रहे हैं, उसके एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि उसके एक क्रिस्टल की जो शेप है, साइज है, वो एज इट इज रहता, चाहे उसको हम चम्मच में रखें, कटोरी में रखें या फिर हाथ पे रखें या फिर प्लेट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रखें, लेकिन उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। फिर आता है हमारा स्पंज। स्पंज के बारे में क्या कहता है कि जो स्पंज होता है, हैज़ माइन्यूट होल, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं बेटा, जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है, यानी कि एयर भरी हुई होती है। जब उसको प्रेस करते हैं हम, तो वो एयर एक्सपेल्ड हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जिसकी वजह से हम उसको कंप्रेस कर जाते हैं। कंप्रेस, वो ऑब्जेक्ट जो है, वो गद्दा जो है, जो स्पंज बोल दो या फिर पिल्लो बोल दो, वो क्या हो जाते हैं, हमें कंप्रेसिबल लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना हटा दिया, फोर्स को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या होगा, वो वापस से अपनी रियल शेप में आ जाएगा। तो ये सॉलिड के हमारे क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन वो हैं तो फिर भी हमारे सॉलिड ऑब्जेक्ट ही। फिर इसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड स्टेट क्या होती है बेटा, लिक्विड स्टेट के बारे में हम कल पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है लिक्विड स्टेट के बारे में, इसके बारे में हम मोटा मोटा देख लेते हैं। जो हमारे लिक्विड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उनका डेफिनेट शेप नहीं होता, ना ही साइज होता है, ठीक है, एंड साइज भी नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है हमारे लिक्विड का वो डेफिनेट होता है, क्योंकि देखो हमने 1 लीटर दूध लिया है, फॉर एग्जांपल 1 लीटर क्या लिया, हमने दूध लिया है, ठीक है, मिल्क ले लिया हमने, तो उसको चाहे हम बाउल में रखें तो बाउल की शेप ले लेगा, अगर हम उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, यदि हम उसको जग में रखेंगे तो जग की शेप ले लेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी, तो उसका वॉल्यूम जो है वो तो सेम रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, चाहे हम उसको बाउल में लें या फिर ग्लास में लें या फिर कंटेनर में लें या फिर जार में लें, किसी भी चीज़ में लें, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। फिर आती है कंप्रेसिबिलिटी की बात। तो लिक्विड जो होते हैं वे भी सॉलिड, उसके पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उनके बीच में भी स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन स्पेस उनमें भी कम ही होता है, तो वो भी हल्के फुल्के ही कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि वो भी नेग्लिजिबल के बराबर होते हैं। थर्ड क्या होता है अभी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होती है, बट गैस के कंपेरेबल में ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैसियस से ज़्यादा होती है। इसके पार्टिकल जो हैं वो उनके बीच में मूवमेंट हो पाती है, क्योंकि सॉलिड तो फिक्स है, क्लोजली पैक्ड है, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट नहीं हो पाती, लेकिन लिक्विड्स के अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट हो जाती है। और डिटेल में हम कल पढ़ेंगे भी। थैंक यू।